हेलो दोस्तों, आज 1 मार्च 2026 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सभी माता पिता के लिए अलर्ट भरी खबर, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, साथ ही होली को लेकर भी अपडेट जानेंगे। इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध महायुद्ध को लेकर भी बड़े अपडेट देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि आपके प्यार और सपोर्ट से हम आगे बढ़ते रहे और हर रोज ऐसी काम की ताजा खबरें लेकर हाजिर होते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर अभी के भी जरूर कर दीजिएगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले अलर्ट और चौंका देने वाली खबर से शुरुआत करते हैं। आप देखिए किस तरह से स्कूल बस के अंदर से एक टूटे हुए फर्श से एक 7 साल की मासूम बच्ची नीचे गिर गई और फिर पीछे वाला पहिया। इन स्कूल वालों के हालात आप देखिए कि फीस का जब समय आता है तो बड़ी बड़ी फीस, लंबी लंबी गड्डियां वाली फीस, और जब सुविधाएं देने की बात आती है ना तो वो केवल पेम्पलेट पे ही दिखते हैं कि हमारे यहाँ तो डिजिटल क्लासेस चलती है, हमारे यहाँ ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन जब इन स्कूलों की बसों की हालत आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अब इसे स्कूल प्रबंधन की लापरवाही कहें या फिर ड्राइवर की लापरवाही या परिवहन विभाग की, आप इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से और इस घोर लापरवाही ने शनिवार को एक 7 साल की मासूम की जान ले ली। कई दिनों से दौड़ रही है अनफिट स्कूल बस, जिसको न तो परिवहन विभाग रोक सका और न ही स्कूल प्रबंधन रोक पाया। बस का फर्श तक टूटा हुआ था और स्कूल प्रबंधन भी इसके प्रति बेपरवाह रहा और नतीजा एक बड़ा हादसा सामने आया। ब्रेकर पर बस उछली तो टूटे फर्श से बच्ची एकदम अचानक से नीचे गिर गई। आप देखिए बस में किस तरह से छेद हो गया और आखिरकार बच्ची की जान चली गई। छुट्टी होते ही बच्ची घर जा रही थी और ये बच्ची सीट पर अपने भाई के साथ बैठी हुई थी। तो अगर आपके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो आप स्कूल की बस की थोड़ी निगरानी वगैरह जरूर कीजिएगा। हो सके तो साल में 1-2 बार बस के अंदर चढ़कर बस की हालत भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आप इतनी लंबी लंबी मोटी मोटी फीस देते हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो आपकी भी बन जाती है। और इधर एक अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार देरी से सोने और देरी से उठने की आदत रखने वाले लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा रहता है। तो अगर आप भी रात में देर तक जागने वालों में से हैं तो ये आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। तो अपनी लाइफस्टाइल में आप जरूर सुधार करिएगा। एक रिसर्च सामने आई है जिसमें देर से सोने और देर से उठने की आदत रखने वाले लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 16% ज्यादा पाया गया। और इधर राजस्थान के बांसवाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है। बोर्ड का एग्जाम देने जा रही एक छात्रा के हार्ट अटैक से जान चली गई। रास्ते में सहेलियों के सामने वो बेहोश होकर गिरी और फिर उठी नहीं। सरकारी हॉस्टल में रहती थी। 12वीं बोर्ड का एग्जाम देने के लिए बच्ची जा रही थी और होली का त्योहार आ रहा है तो मिठाई वगैरह भी आप जरूर खरीदेंगे। तो आप देख लीजिए, सबसे पहला अपडेट आया राजस्थान के बांसवाड़ा से। एक मिष्ठान भंडार की दुकान में लड्डुओं के अंदर लंबे लंबे टेढ़े टेढ़े घूमने वाले कीड़े दिखाई दिए। शिकायत हुई, मौके पर फूड सेफ्टी टीम भी पहुंची, सैंपल भी कलेक्ट किए गए। तो मिठाई वगैरह खरीदते समय भी आप सावधान रहें। आंख बंद करके ऐसे नहीं कि भाई 2 किलो गुलाब जामुन दे दीजिए, 3 किलो बर्फी दे दीजिए, ऐसे नहीं। जो भी चीज आप लेते हैं तो उसे सावधानी से और ध्यान से देख कर लीजिएगा। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा असली धन है और अगर स्वास्थ्य ही बिगड़ गया तो फिर आप न तो मिठाई खा पाएंगे और न ही रोटी चपाती, और पैसे तो आपके लगने तय ही है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूरी है और हो सके तो आप मिठाई घर पे भी बना सकते हैं। और इधर आप देखिए होली को लेकर भी अपडेट आपको बताते हैं। इस साल दोस्तों होली की तारीख को लेकर बड़ा भ्रम चल रहा है। पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी और चंद्र ग्रहण भी रहेगा और इसी वजह से ये भ्रम है कि होली कब जलाएं, कब रंग खेलें। और मान्यता तो दोस्तों ऐसी है कि होली का दहन पूर्णिमा तिथि की रात में ही होना चाहिए। 2 मार्च की रात में फाल्गुन पूर्णिमा रहेगी, इसलिए होली का दहन इस रात में होगा। लेकिन अधिकांश पंडितों के मुताबिक चंद्र ग्रहण की वजह से जो धुलंडी है वो 3 तारीख को नहीं खेली जाएगी बल्कि 4 तारीख यानी 4 मार्च को खेली जाएगी। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा और 3 मार्च का जो ये चंद्र ग्रहण है ना दोस्तों, वो ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:21 से शुरू होगा और शाम को 6:47 तक रहेगा। सूतक और ग्रहण के प्रभाव में रंग गुलाल खेलना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए 3 मार्च को रंगों की होली नहीं खेली जाएगी। 3 मार्च की शाम को ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण होगा, स्नान वगैरह किया जाएगा और इसके बाद फिर अगले दिन 4 मार्च को रंगों की होली का उत्सव मनाया जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक भी ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले लग जाता है। तो अधिकांश पंडित ये कह रहे हैं कि भाई 2 मार्च की रात में फाल्गुन पूर्णिमा रहेगी और होली का दहन हो जाएगा। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण रहेगा, इसलिए फिर 4 तारीख को रंगों की होली का उत्सव मनाया जाएगा। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इजराइल ने दोस्तों शनिवार को ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। इजराइल ने यह हमला किया ईरान के ऊपर और राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में धमाके हुए। आसमान में धुएं का गुबार छा गया, कई बिल्डिंगें तबाह हो गई। लगातार एयर अटैक सायरन भी बजते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि ईरान पर यह हमला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया और ईरान भी रुकने वाला नहीं था। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। इजराइल के कई शहरों में मिसाइल से हमला किया गया और इजराइल में भी बड़ी तबाही मची। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आखिरकार अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर यह बड़ा हमला किया। ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले हुए। जवाब में ईरान ने भी कई देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए और इसी बीच कई देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। भारत ने भी दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और 200 से ज्यादा की जान
जान जाने की खबर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान के रक्षा मंत्री के भी मारे जाने की खबर बताई गई और ईरान ने भी इजराइल और दुबई पर 400 मिसाइलें दागी। तो ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बहुत बड़ा महायुद्ध जैसी स्थितियां बन गई। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के 10 शहरों पर एयर स्ट्राइक की। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि ईरान पर यह हमला अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए किया गया और ईरान भी रुका नहीं। फिर ईरान ने भी इजराइल पर करीब 400 मिसाइलें दागी। कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया। और इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई पर भी हमला कर दिया। ये अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब ये जो लड़ाई शुरू हुई ना दोस्तों, इसके कई सारे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि ईरान और इजराइल जंग से भारत की 50% तेल सप्लाई पर संकट आ सकता है। सोना चांदी भी महंगा हो सकता है और हॉर्मुज रूट बंद हुआ तो फिर 10% एक्सपोर्ट भी खतरे में रहेगा। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई इस जंग का असर भारत के तेल व्यापार, शेयर बाजार और सोने चांदी की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। और अगर दोनों देशों के बीच ये युद्ध और ज्यादा आगे बढ़ता है तो फिर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है और इससे भारत को हर महीने होने वाली तेल सप्लाई का आधा हिस्सा खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा भारत का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो सकता है और ऐसे हालातों में शेयर बाजार में भी बड़ी बिकवाली और गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसी बीच ईरान और इजराइल जंग में भारत ने एडवाइजरी जारी की है। खाड़ी देशों में भारतीयों से घरों में रहने की अपील की गई। कश्मीरी छात्रों को वापस लाने की मांग हो रही है। ईरान, इजराइल समेत यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन और फिलिस्तीन में भारतीय दूतावासों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। इधर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर भी लिखा है और एसोसिएशन ने छात्रों को वापस लाने की मांग की है। ताजा अपडेट के मुताबिक अब यह भी खबर आ रही है कि ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई हिस्सों में अचानक इंटरनेट ठप हो गया है। नेट ब्लॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक वहां देश की डिजिटल कनेक्टिविटी सामान्य से गिरकर महज 4% रह गई है। अमेरिकी और इजरायली सैन्य अभियानों के बीच हुए इस ब्लैकआउट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ईरान में कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई। तेहरान समेत पूरे देश का दुनिया से संपर्क कट गया। अब इधर अमेरिका और इजराइल एक साथ होकर ये युद्ध लड़ रहा है तो अब ईरान को आप देखिए कि ईरान कितना ताकतवर है। दरअसल आपको बताया दोस्तों, ईरान की सेना को पश्चिम एशिया में काफी ताकतवर माना जाता है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार ये दुनिया की शीर्ष 20 सैन्य शक्तियों में शामिल है और 145 देशों में अगर हम नंबर की बात करें तो ये ईरान की ताकत 16वें नंबर पर आती है। 5,80,000 यहाँ पर एक्टिव सैनिक हैं और लगभग 2 लाख प्रशिक्षित आरक्षित सैनिक हैं और ईरान के पास हजारों मिसाइल हैं, ड्रोन भी हैं। पश्चिमी एशिया के कई देशों में तैनात अमेरिकी बेस ईरान के हथियारों की जद में है और ईरान के पास तो एक ऐसा विशेष स्पेशल ड्रोन भी है और ये यूक्रेन में रूस के युद्ध में भी एक विनाशकारी हथियार साबित हुआ। ईरान ने 20 से ज्यादा तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें भी विकसित की हुई हैं और वैसे भी ईरान ये बार बार कहता रहा कि उसके खिलाफ जंग केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगी। भले ही वह सैन्य रूप से अमेरिका से कमजोर है लेकिन ऊर्जा बाजार और वैश्विक बाजार में वो खलल पैदा कर दुनिया भर पर भारी असर डालने की ईरान ताकत रखता है। अमेरिका हमेशा से यह आरोप लगा रहा है कि ईरान शांतिपूर्ण दावों की आड़ में गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान परमाणु ऊर्जा को अपना अधिकार बताता है। अमेरिका उसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और वैसे बात करें तो ईरान के पास सबसे बड़ा एक आर्थिक हथियार भी है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, और ये दुनिया का सबसे बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और इसी के जरिए दुनिया के कुल तेल उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा यानी 20% तेल जो है ना वो दोस्तों बड़ी मात्रा में इसी रास्ते से गुजरता है। और इधर आप देखिए अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान के पलटवार से खाड़ी देशों में भी बड़ा हड़कंप मच गया है। मिसाइल हमलों के कारण दुनिया का सबसे व्यस्त दुबई एयरपोर्ट भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जो लड़ाई हो रही है इसमें रूस, चीन और फ्रांस और साथ ही ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले पर दुनिया ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। संयुक्त राष्ट्र, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देशों ने इस सैन्य टकराव पर चिंता व्यक्त की है। रूस ने अमेरिका की इस कार्रवाई को शांति विरोधी बताया है। चीन ने इस सैन्य कार्रवाई को रोकने और बातचीत शुरू करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये देखिए यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, मैं मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बढ़ोतरी की निंदा करता हूं। और जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने एक संयुक्त बयान में तीनों देशों ने ईरानी हमलों की निंदा करते हुए कहा कि भाई ईरान को बिना सोचे समझे मिलिट्री हमलों से बचना चाहिए। चीन ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए मिलिट्री हमलों को लेकर चीन बहुत परेशान है। ईरान की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये अलग अलग देशों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। अब आपको एक और चौंकाने वाली खबर भी बताते हैं। कतर, दुबई और बहरीन ईरान के निशाने पर मिडिल ईस्ट में यूएस के मिलिट्री बेस भी हैं। अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में जब ईरान ने मध्य पूर्व में यूएस और इजराइल के ठिकानों पर मिसाइलें दागी ना तो बड़े बड़ों की होश नींदें उड़ गई। ईरान, कतर, बहरीन, कुवैत जैसे देशों में प्रमुख अमेरिकी बेस को निशाना बनाया और डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चुनौती दी। कुल मिलाकर ये बात तो दोस्तों तय हो गई है कि ईरान पर यूएस, इजराइल के संयुक्त हमलों ने मिडिल ईस्ट में एक बड़ा तनाव पैदा कर दिया है और ईरान ने जवाब में जब अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो ऐसे में इस क्षेत्र में युद्ध का खतरा और आगे बढ़ गया है। और एक बात ये भी तय सामने आ रही है कि ईरान पर हमला करके अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप को नाटो और यूरोपीय देशों का समर्थन नहीं मिला है। ईरान में तख्ता पलट मुश्किल दिख रहा है जबकि खाड़ी में अमेरिका
अमेरिकी ठिकाने निशाने पर है। अमेरिका के ईरान पर हमले ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला दिया है। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद अब हालात बिगड़ रहे हैं और जवाबी हमलों से तनाव और बढ़ रहा है। नाटो साथ नहीं है, अमेरिका लगभग अकेला है। ईरान में तख्ता पलट आसान नहीं होगा। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट के 7 देशों पर हमला किया है और इन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस है। ईरान ने सबसे पहले इजराइल पर अटैक किया और इसके बाद फिर सऊदी, बहरीन, कतर, जॉर्डन, यूएई और कुवैत में अमेरिकी बेस पर अटैक किए। दरअसल दोस्तों हो क्या रहा कि अमेरिका ईरान में तख्ता पलट भी करना चाह रहा है, वो भी किसी कीमत पर, और यही वजह है कि बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया गया है। अमेरिका के निशाने पर ईरान के 7 बड़े नेता और अधिकारी हैं जिन्हें उसके सैनिक मारना चाहते हैं। लिस्ट में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई सबसे ऊपर हैं। तेहरान में उनके घर पर भी इजराइल ने अटैक किया था। हालांकि उस वक्त खामेनेई तेहरान में नहीं थे, उन्हें काफी दूर कहीं ले जाया गया है। तेहरान में खामेनेई के घर पर इजराइल ने हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरों में आप देखिए। अब युद्ध को लेकर और तनाव को लेकर तो स्थितियां भी जारी है, लेकिन इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान और इजराइल हमलों और मध्य पूर्व में तनाव पर एक आपात बैठक बुलाई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने क्षत्रिय युद्ध की गंभीर चेतावनी देते हुए तत्काल दुश्मनी खत्म करने की अपील की है। ईरान ने यूएन से आक्रामक कार्रवाइयों को रोकने की मांग की। इसी बीच भारत ने भी मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी जंग पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और बातचीत से समाधान खोजने के लिए कहा है। साथ ही अपने नागरिकों को क्षेत्र में सतर्क रहने और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। ईरान हमले पर भारत ने बयान जारी किया। एस जयशंकर ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से भी बातचीत की। फोन पर यह बातचीत हुई है और यह भी खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं। भारत में ईरानी प्रतिनिधि ने अफवाहों का खंडन किया। इधर दुबई, सऊदी और कतर जाने वाली एयर इंडिया की सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। चलिए अब खबरों का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एंथ्रोपिक एआई के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा एक्शन लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी संघीय विभागों को एंथ्रोपिक एआई का उपयोग बंद करने के निर्देश दिए हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि अमेरिका को इसकी जरूरत नहीं है। अब अमेरिका में यह एआई कंपनी एंथ्रोपिक क्यों बैन हुई? डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से अब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हलचल पैदा हो गई है। ट्रंप प्रशासन और एंथ्रोपिक के बीच एआई के सैन्य इस्तेमाल को लेकर टकराव तेज हो गया है। कंपनी ने निगरानी और स्वायत्त हथियारों के लिए एआई देने से इंकार किया, जिसके बाद अमेरिकी सरकार ने यह सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। अब यह मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रहा। सिलिकॉन वैली की कई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अब एंथ्रोपिक के समर्थन में उतर आई हैं और ऐसे में यह विवाद अब पूरी एआई इंडस्ट्री के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया है। और आज 1 मार्च का दिन है तो टिकट बुकिंग का पूरा सिस्टम भी बदलने वाला है। रेल टिकट बुकिंग को लेकर अपडेट है। रेल यात्रियों के लिए 1 मार्च 2026 से बड़ा बदलाव, डिजिटल बदलाव लागू हो गया है। अब अनारक्षित और लोकल ट्रेन टिकट बुक करने के लिए इस्तेमाल होने वाला यूटीएस मोबाइल ऐप बंद कर दिया गया है और इसकी जगह पर अब एक नया रेल वन ऐप आ चुका है। और इसके अलावा आपको बताएं, सिम कार्ड से लेकर यूपीआई पेमेंट तक आज 1 मार्च से कुछ बदलाव भी लागू होंगे। 1 मार्च 2026 से नए नियम, आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम लागू होने जा रहे हैं। सिम बाइंडिंग का नियम भी बदलने वाला है। मैसेजिंग ऐप को एक्टिव सिम से जोड़ना होगा। सिम और ऐप का एक ही फोन में होना जरूरी है। न्यूनतम बैलेंस से राहत मिलेगी। अब न्यूनतम बैलेंस की गणना पूरे महीने के औसत के आधार पर की जाएगी। तो बैंकिंग को लेकर भी ये नियम अपडेट होगा। साथ ही बड़ी रकम के ट्रांसफर के लिए सिर्फ पिन काफी नहीं रहेगा। बायोमेट्रिक्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आज से जरूरी हो जाएगा। और नया ऐप रेल वन, पुराना यूटीएस ऐप आज से बंद हो जाएगा। एलपीजी की दरों में भी बदलाव को लेकर अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये नए अपडेट इस महीने में शुरुआत में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए भारत और कनाडा संबंध को लेकर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की घोषणा की है। कार्नी ने कहा कि 2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य है। और इधर इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट आप देखिए, फरवरी 2026 में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाजार में टीवीएस नंबर 1 पर रहा। ओला का 7वां स्थान रहा। दूसरे नंबर पर बजाज ऑटो रहा। तीसरे स्थान पर एथर एनर्जी रही। हीरो मोटोकॉर्प की इलेक्ट्रिक ब्रांड वीडा चौथे स्थान पर रही। ओला इलेक्ट्रिक का 7वां स्थान रहा। और इधर आप देखिए एलन मस्क का एक मास्टर प्लान, काम से आजादी मिलेगी। एलन मस्क ऐसी दुनिया बनाने पर जुटे हुए हैं जहां पर अरबों रोबोट इंसानों की हर समस्या हल करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये भी एक बेहद ही चौंका देने वाली खबर है। एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अब एक ऐसे भविष्य की स्क्रिप्ट लिख रहे ना, वो अच्छों की नींद उड़ा देगी, जहां काम शब्द डिक्शनरी से ही बाहर हो सकता है। और एलन मस्क का नया मंत्र है सस्टेनेबल अबडेंस। ये एक ऐसी दुनिया का खाका है जहां पर रोबोटिक सेना इंसानों की हर जरूरत पूरी करेगी। पैसा बेमानी हो जाएगा और श्रम का वजूद ही खत्म हो जाएगा। मेहनत करने का काम ही नहीं रहेगा। नवंबर में टेस्ला की शेयरधारक बैठक में एलन मस्क ने एक साइन बोर्ड के सामने खड़े होकर जो ऐलान किया था ना, उन्होंने कहा था कि एआई और रोबोटिक के जरिए हम एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ना, जो आगे आने वाले समय में मानवता की लगभग सभी समस्याओं को हल कर देगी। और आगे आने वाले समय में हम ऐसे रोबोट लाने वाले हैं जो इंसानों की हर जरूरत को पूरा करेंगे। ये बात भी कौन करें जो दुनिया के सबसे अरबपति इंसान है, एलन मस्क। तो ये तो तय है दोस्तों कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर इंसान की दुनिया ही बदलने वाली है, यूं भी आप मान सकते हैं। और इधर आप देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान संघर्ष में यह दावा किया गया कि 300 लोगों की जानें चली गई, 500 घायल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई पाकिस्तान तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और इधर आंध्र प्रदेश से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई। पटाखा फैक्ट्री
फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाने से 21 लोगों की जानें चली गई, 8 गंभीर घायल हो गए और ऐसे धमाके हुए कि उनकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। शनिवार को यह घटना हुई। इधर पाकिस्तान जीतकर भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। श्रीलंका को 5 रन से हराया, लेकिन पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। रिंकू सिंह अलीगढ़ से कोलकाता रवाना हो गए, टीम इंडिया से जुड़ेंगे। रिश्तेदारों से कहा कि मां का ख्याल रखना। वहीं भाई ने पिता की अस्थियां भी विसर्जित की। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता के आखिरी शब्द भी सामने आए, तेरे जैसा बेटा हर बाप को मिले, तू मैच खेल, मैं हॉस्पिटल से दुआ करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से HPV वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी है। जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को कुकर्मों के लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। पूरे देश में कांग्रेस लगातार हार रही है और गुस्से में इसका बदला भारत को बदनाम करके ले रही है। शनिवार को पीएम मोदी अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में सभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि 12 सालों में भारत ने अपनी ताकत पहचानी है। विकसित देश हमारे साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। मिलेनियल्स के बाद जेन कांग्रेस को सबक सिखाएगी। राजस्थान की 17,000 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। ये सारे प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगे। और इधर गुजरात में आप देखिए, पीएम मोदी ने साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कर दिया है और कहा कि देश आज हार्डवेयर बनाने के लिए भी पहचाना जा रहा है। 22,516 करोड़ से प्लांट बना है। जून 2023 में MOU साइन हुआ था, सितंबर 2023 में यह काम शुरू हुआ और फरवरी 2026 में यह प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इधर ओवैसी ने कहा कि मोदी की विचारधारा में इजराइल के लिए प्यार, हमने हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बोला, आपको इजरायली आतंकवाद पर बोलना चाहिए था। और इधर आप देखिए, राहुल गांधी का वित्त मंत्री सीतारमण को लेटर लिखा कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए पर्याप्त बजट दें, दिव्यांगता पेंशन से इनकम टैक्स हटाएं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। उन्होंने सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों से जुड़े 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हस्तक्षेप की मांग की है। बंगाल SIR को लेकर देखिए आप, फाइनल लिस्ट में अब कुल वोटरों की संख्या 7,04,59,284 है। 61 लाख लोगों के नाम हटे हैं और अब तक 11 राज्यों और यूटी की अंतिम मतदाता सूची जारी हो गई है। TMC ने राज्यसभा के लिए 4 कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के वकील मेनका गुरुस्वामी का नाम भी है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई इलाकों में तापमान 33 डिग्री के पार देखा गया। कुछ इलाकों में बादल भी छाए रहे, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर कहा कि शादी निश्चित रूप से होगी और जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने कहा कि गुरु की आज्ञा मिलने के बाद वे जल्द ही माता की पसंद से विवाह करेंगे। NCERT की एडवाइजरी जारी हुई है। 8वीं की बैन की गई पुस्तक है तो लौटा दें। विवादित अध्याय पर ऑनलाइन पोस्ट भी हटाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में बैन लगाया था। बड़ी खबर आ रही है, देश में जल्दी बनेगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। गिग वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस और फैमिली वेलफेयर जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। जल्द ही ऐसी सुविधा मिलने वाली है। अमेरिकी रक्षा विभाग के नेटवर्क पर OpenAI का इस्तेमाल होगा। सैम ऑल्टमैन और पेंटागन में समझौता हुआ है। और इसके अलावा देखिए आप, इस हफ्ते सोने चांदी में भी बढ़त रही। सोना 4,000 रुपए बढ़ा और 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 17,000 रुपए महंगी हुई है और 2,67,000 रुपए पर पहुंच गई है। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन 6 मार्च से शुरू हो जाएंगे। मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरे पर पूरी तरह बैन रहेगा। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी रहेगी। उत्तराखंड में आस्था और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा मानी जाने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। हर साल करीब 50 लाख श्रद्धालु इन चारों धामों के दर्शन करते हैं और सरकार को इस बार उम्मीद है कि यह आंकड़ा इस बार नए रिकॉर्ड बना सकता है। 6 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, भारत के लोगों में घूमने का शौक बढ़ता जा रहा है। यूं तो लंबे समय से भारत में दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, लेकिन अब साल दर साल भारतीय द्वारा भी नए देशों की यात्रा करने का चलन बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही डेटा आया जिसमें पता चला कि विदेश घूमने वाले भारतीयों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ओर से जारी किए गए नए डेटा के मुताबिक 2025 में 3,27,00,000 भारतीयों ने विदेश यात्राएं की हैं। 3,27,00,000 भारतीयों ने विदेश ट्रेवल किया, जो अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रहा है। असम को लेकर कांग्रेस ने कमर कसी, 30 सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए। 2 मार्च को ऐलान किया जाएगा। इधर मेड इन भारत का मतलब सबसे अच्छा कोयम्बटूर में ब्रांड इनसाइट में बिजनेस लीडर से बोले सदगुरु। अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर शुरुआती 22 पेज की एक रिपोर्ट सामने आई है। ये घटना कैसे हुई, इस पर पूरे 22 पन्नों में जांच रिपोर्ट सामने आई और इसके मुताबिक हादसे के समय विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर थी। इस हादसे को लेकर कई लोगों ने शक भी जताया और पूछा कि यह हादसा था या फिर कोई साजिश। 22 पन्नों की जांच रिपोर्ट जो सामने आई, इसमें कई बड़े तथ्य सामने आए। इसमें कम विजिबिलिटी, मौसम से जुड़ी बेसिक सुविधाओं की कमियां, अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड पर ऑपरेशनल गैप वगैरह को भी हाईलाइट किया गया। और इधर आप देखिए, होली से पहले रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर भी भीड़ देखी जा रही है। नई दिल्ली स्टेशन पर भी यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए। लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। बोले कि 27 साल बाद दिल्ली में विकास की नई सुबह। और दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में SLFRC गठन के दिल्ली सरकार के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। अब स्कूल 2026-27 में वही फीस लेंगे जो उन्होंने पिछले शैक्षणिक साल में वसूल की थी। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट 12 मार्च को अब इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर अपडेट है, पिछले साल वाली फीस ही ले पाएंगे। और इधर बढ़ती
महंगाई के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नजरें अब 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। अब 50% महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में मर्ज करने की मांग उठी है, जिससे सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते हैं गोल्ड लोन में भारत में बड़ा अपडेट देखने को मिला है। गोल्ड लोन में साल दर साल 128% की बढ़ोतरी हुई, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी लेंडिंग में 62% का इजाफा देखने को मिला है। सोने की चमक ने बैंकों की रफ्तार बढ़ाई है। पर्सनल और कार लोन को पीछे छोड़ जनवरी का सुपर हिट प्रोडक्ट बन गया है गोल्ड लोन। आजकल लोग बाग धड़ल्ले से गोल्ड लोन ले रहे हैं। और इधर गूगल ने लॉन्च किया नैनो बनाना 2। इसके साथ कंपनी ने फास्ट, ज्यादा डिटेल और रियल टाइम इमेज बनाने का दावा किया है। अगले 7 साल व्यस्त रहेंगे राज्यपाल यादव। 1200 करोड़ का काम मिला है। बोले की मदद के नाम पर बच्चों ने गुल्लक तक दे दी। पिछले दिनों ही राज्यपाल यादव 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस में जमानत पर रिहा हुए। और हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिनेता ने बताया कि उनके पास 1200 करोड़ रुपए का काम अगले 7 साल तक है। रेलवे में 10वीं और ITI पास के लिए करीब 22,000 पदों पर भर्तियों का मौका चल रहा है। रेलवे भर्ती से जुड़ा अपडेट है। आवेदन की अंतिम तारीख 2 मार्च 2026 है। व्हाट्सएप का बड़ा अपडेट आप देखिए, अब स्टेटस में दिखेंगे विज्ञापन। भारत में वेब यूजर्स के लिए नियम बदलने वाले हैं। इसके अलावा देखिए आप भारत में सुपर बेस पर आंशिक रूप से ब्लॉक लगा दिया गया है। भारत में डेवलपर्स के बीच काफी लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म सुपर बेस पर सरकार ने आंशिक रूप से रोक लगा दी है। जियो और एयरटेल जैसे बड़े नेटवर्क पर इसे एक्सेस करने में दिक्कतें आ रही हैं। बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक हुई इस बैन ब्लॉकिंग से टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम में अनिश्चितता का माहौल देखा जा रहा है। यह एक लोकप्रिय डेवलपर प्लेटफॉर्म है जिसे ब्लॉक कर दिया गया है। इधर बिहार से बड़ी खबर आप देखिए, बिहार कृषि विभाग ने डिजिटल खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि ऐप का एक नया संस्करण लाया है। अब किसान भाई इस ऐप के जरिए घर बैठे ही डिजिटल किसान पहचान पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। राजस्थान में मार्च में तेज गर्मी पड़ेगी, बारिश की भी संभावनाएं रहेगी। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर में सबसे ज्यादा जमीन तपने वाली है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। और इसके अलावा आप देखिए विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में आयोजित बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुनी लक्की मेला प्रसिद्ध सूरजगढ़ का निशान चढ़ने और भोग आरती के साथ विधिवत संपन्न हो गया। इस बार मेले में 15 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन किए। वैसे पिछली बार की तुलना में करीब 5 लाख संख्या कम है। और ये भी खबर आ रही है कि खाटू मेले में अफवाह के कारण इस बार श्रद्धालु कम आए। पहले अफवाह उड़ गई थी कि 45 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। 40 लाख लोगों का अनुमान था, 15 लाख ही पहुंचे हैं। इधर एंटी करप्शन ब्यूरो जयपुर की टीम ने शनिवार को सीकर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने कल्याण सर्किल पर अशोका होटल में ईडी के हेड कांस्टेबल को 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भरतपुर में 53वां महामूर्ख सम्मेलन, खुली जीप में साफा और चश्मा लगाकर शामिल हुई महिलाएं, महामूर्खाधिराज की उपाधि भी सौंपी गई। भरतपुर में मंदिर की जमीन को लेकर 2 गांव आमने सामने हो गए और एक दूसरे पर जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाने लगे। राजस्थान में गंगमूल डेयरी ने दूध खरीद की दरें बढ़ा दी हैं। नई दरें आज 1 मार्च से लागू हो जाएगी। 5 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा। राजस्थान में 20 दिन की पैरोल पर रिहा हुआ एक कैदी 8 साल बाद पकड़ा गया। कोटा से जुड़ी खबर है। और इधर असिस्टेंट प्रोफेसर के 14 सब्जेक्ट के मार्क्स जारी हो गए। RPSC से जुड़ा अपडेट है। 1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर अधिनियम 2025, जो कि 60 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। जोधपुर में 10 मार्च को इसको लेकर मेगा सेमिनार होने वाला है। राजस्थान रोडवेज से जुड़ा अपडेट देखिए आप, वोल्वो बस में मिलेगा चाय नाश्ता। जयपुर से पिलानी, दिल्ली और जोधपुर रूट पर यह ट्रायल किया जा रहा है। होली पर मध्य प्रदेश में कई इलाकों में मावठा गिर सकता है। नए सिस्टम का असर दिखाई देगा। चक्रवात और ट्रफ की वजह से बादल भी छाए हुए हैं। 2 मार्च से हिमालय क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले CM मोहन यादव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ अचानक दिल्ली पहुंचे। मध्य प्रदेश में 1510 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका है। वन जेल विभाग में सीधी भर्तियां हो रही हैं। इंदौर में एक दंपति डिजिटल अरेस्ट हो गए। 1 करोड़ 15 लाख रुपए की ठगी होने की घटना है। खुद को ATS अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी दी और एक बुजुर्ग दंपति से 1 करोड़ 15 लाख रुपए ठग लिए गए। मध्य प्रदेश में भी HPV वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। पहले दिन एक बच्ची को चक्कर आ गए। डॉक्टरों ने कहा कि भाई वो खाली पेट थी। इसके अलावा 8 लाख बेटियों को फ्री वैक्सीन देने का अभियान शुरू हो चुका है। और इंदौर में आप देखिए 1 अप्रैल से ATR विमानों का संचालन प्रस्तावित है। इंदौर एयरपोर्ट के पुराना टर्मिनल का काम तेज हो गया है। 55 लाख तक यात्री क्षमता होगी। मध्य प्रदेश में 5000 अवैध कॉलोनियां। मंत्री जी ने कहा कि इन्हें रोकने के लिए 3 महीने में सख्त कानून आने वाला है। इसमें लंबी सजा और मोटे जुर्माने के साथ कॉलोनाइजर की संपत्ति को भी राजसात करने के प्रावधान किए जाएंगे। विभागीय स्तर पर ड्राफ्ट तकरीबन तैयार हो गया है और जल्दी से सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। साफ है कि नया बिल मानसून सत्र में पेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में 2 मार्च से बस हड़ताल की चेतावनी भी है। मध्य प्रदेश में नई परिवहन नीति के विरोध में यह हड़ताल प्रस्तावित है। अब देखते हैं क्या आगे और अपडेट्स आते हैं। इसके अलावा देखिए आप एम्स की एक नई खोज सामने आई है। नाक के अंदर नई ग्रंथि की पहचान की गई। सिर और गर्दन की सर्जरी आसान होगी। और इधर छत्तीसगढ़ में होली से पहले किसान भाइयों की दिवाली हो गई। खातों में 10,324 करोड़ रुपए की राशि भेज दी गई है। CM शाह ने बिलासपुर में
किसान सम्मेलन से राशि ट्रांसफर की। और छत्तीसगढ़ में आप देखिए बड़ी खबर आई, दूसरी शादी करने के लिए पहले पति से तलाक लेना जरूरी है। पहली शादी के कानूनी रूप से अस्तित्व में रहते हुए दूसरी शादी करना और फिर दूसरे पति से गुजारा भत्ता की मांग करना उचित नहीं है। इधर कोरबा जिले से छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। कोरबा हॉस्टल में भूत प्रेत का डर, पेरेंट्स बेटियों को ले जा रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने अंधविश्वास बताया। एग्जाम के प्रेशर से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अभिभावकों को डर लग गया और वो बच्चियों को ले जा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में आप देखिए 7 महीने से 34 गाँव की जमीन की रजिस्ट्री पर बैन अपनी जमीन की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। रायपुर से सारंगढ़ खंड तक 51.900 किलोमीटर की नई सड़क बनाई जा रही है और इसके लिए रायपुर जिले की 3 तहसीलों के 34 गाँव की जमीनों की खरीद बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश अपडेट में आप देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जनवरी 2026 से जून 2026 तक की परीक्षाओं और साक्षात्कारों का कैलेंडर जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती का मौका। और इधर बरेली में एक बड़ा जीएसटी स्कैम भी सामने आया है। कागज पर बनी 3 फर्मों ने लूट डाले 10 करोड़ 56 लाख रुपए। अब पुलिस की रडार पर है बोगस व्यापारी। यूपी बरेली से जुड़ा अपडेट है। इधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है कि यूपी सरकार युवाओं को गारंटी के साथ विदेश में रोजगार दिलाएगी। 20,000 सैलरी वालों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। सरकार इसमें मदद करेगी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले ये 10 फरवरी थी, इसे बढ़ाकर अब 2 मार्च 2026 तक कर दिया है। साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश में बड़ा अपडेट माताओं और बहनों के लिए। योगी सरकार ने महिलाओं को 1500 करोड़ रुपए की गैस सब्सिडी भेज दी है। यूपी की 1 करोड़ 86 लाख महिलाओं को होली से पहले ये बड़ा तोहफा मिला है। उज्ज्वला गैस की सब्सिडी के लिए 1500 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। यूपी में भी कैंसर से बेटियों की रक्षा, अब सरकार की गारंटी। यूपी में भी निःशुल्क HPV अभियान शुरू हो गया है। 46 लाख बेटियों को ये जीवन रक्षक टीका मिलेगा। झारखंड बोकारो में 35 साल पुराना वसंत मेला शुरू हो गया है। हरियाणा में आप देखिए 590 करोड़ फ्रॉड केस में पंचायत विभाग का सुपरिटेंडेंट अरेस्ट हो गया है। ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग की FIR दर्ज करेगी। पानीपत में किसान नेता डल्लेवाल ने बड़ा ऐलान किया है। 19 मार्च को दिल्ली में महापंचायत। MSP और ट्रेड डील पर सरकार को घेरने की तैयारियां। किसान आंदोलन की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसान जागृति यात्रा लेकर निकले दिग्गज किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल शनिवार को पानीपत पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत में डल्लेवाल ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का बिगुल फूंकते हुए 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों किसानों की महापंचायत करने का दावा किया है। पंजाब में एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई, 2 को गिरफ्तार किया गया है। SSOC 2.5 किलो RDX से लेस IED बरामद हुआ है। विदेशी हैंडलर्स का नेटवर्क उजागर हुआ। इधर राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस को चेतावनी दी है। बरनाला में उन्होंने कहा कि टीम प्लेयर बनो वरना मैं ठीक कर दूंगा, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। पंजाब के बरनाला में शनिवार को कांग्रेस की मजदूर महारैली हुई और इसमें राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर नेताओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को मैसेज देना चाहता हूं कि काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी हुई है और मैं मैसेज देना चाहता हूं कि टीम प्लेयर बनो वरना रिजर्व में बैठा देंगे। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। हरियाणा में 1 से 8वीं क्लास तक की वार्षिक परीक्षा की डेट शीट जारी हो गई है। 11 मार्च से इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। इधर पंजाब जालंधर से बड़ी खबर आ रही है। जालंधर के एक चर्चित पास्टर अंकुर नरूला और उनकी संस्था चर्च ऑफ साइन एंड वंडर्स के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पास्टर अंकुर नरूला पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। हाईकोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। हिमाचल प्रदेश में भी आप देखिए CM ने HPV टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। 90 दिन में 64,000 बालिकाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रहेगा। सर्वाइकल कैंसर से बचाव होगा। और साथ ही आप देखिए हिमाचल प्रदेश में अटल टनल समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ उमड़ी है। लाइव स्नोफॉल का भी आनंद ले रहे हैं। तो आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा ताकि हम कल इसी जोश और उत्साह के साथ आपके लिए फिर से एक ताजा खबरों का वीडियो लेकर हाजिर होंगे। अगर ये वीडियो आपको मोबाइल पर नहीं दिखता ना, तो आप गूगल में सर्च करिएगा MSG न्यूज या फिर आप टाइप कीजिए माई स्मार्ट गाइड। तो हर रोज आपको ताजा खबरों का वीडियो मिल जाएगा। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।